माय डियर स्टूडेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज वन ऑफ द कलेक्टिव प्रॉपर्टी। इसको स्टडी करने से पहले ना मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट समझाना चाहता हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट से क्या मुराद है। तो आइए देखें। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये बीकर है। इस बीकर में मैं वाटर लेता हूं, पानी को मैं ठंडा करते रहता हूं। एक वक्त आएगा कि पानी का कुछ हिस्सा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरे पास बीकर में आइस भी है, वाटर भी है। आई मीन सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर और लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, बोथ फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, they are now in beaker and they are in equilibrium with each other. Both physical state, I mean solid and liquid of water, coexist now. अब तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड स्टेट कोएग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी आप अब पानी का फ्रीजिंग टेम्परेचर ले लें, जो पानी का टेम्परेचर आएगा दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट की पहले डेफिनेशन ये आ गई ना कि द टेम्परेचर एट विच टू फिजिकल स्टेट्स, आई मीन सॉलिड एंड लिक्विड ऑफ अ सब्सटेंस कोएग्जिस्ट। कोएग्जिस्ट मीन इकट्ठे पाया जाना, को टुगेदर, एग्जिस्ट पाया जाना। तो इसका मतलब है कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड स्टेट इकट्ठी पाई जाए, को एग्जिस्ट हो, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड स्टेट कब को एग्जिस्ट करेगी? दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तब को एग्जिस्ट करेगी जब दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा। तो मैं दूसरी डेफिनेशन क्या करता हूं, फ्रीजिंग पॉइंट की दूसरी डेफिनेशन क्या कहूंगा, मैं कहूंगा वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ अ सब्सटेंस बिकम्स इक्वल। तो वो टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, वो टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट की ये जो बुनियादी बात है ना, ये आपको आनी चाहिए। अब आप कलेक्टिव प्रॉपर्टीज की तरफ आए। काम क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये सॉल्वेंट है। दिस वन इज अ सॉल्वेंट, दिस वन इज अ लिक्विड, प्योर लिक्विड। मैं पहले इसका ना फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर लेता हूं। फ्रीजिंग पॉइंट ये नोट कर लेता हूं, यानी मैं वो टेम्परेचर जिस पर इस लिक्विड की सॉलिड और लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट करे, उस टेम्परेचर को मैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहूंगा और वो मैं मालूम कर लेता हूं। अब मैं इसके अंदर मैं नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड करता हूं, वो ऐड करता हूं। जब वो मैं सोल्यूट ऐड करूंगा ना, अब ये सॉल्वेंट नहीं, अब ये आपके पास क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब मैं सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नोट करता हूं, वो नोट करता हूं। अब क्या होगा स्टूडेंट, आपने पढ़ा है कि जब आप किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। ये जो कमी आई है ना, दिस वन इज कॉल्ड डेल्टा टीएफ। दिस वन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपने बाज़ेन में क्या रखनी है, बाज़ेन में ये रखनी है कि जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया जाता है, तो सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर में कमी की वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों का डिफरेंस ले लें, जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा टीएफ। चूंकि वो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, लिहाजा हम टर्म इस्तेमाल करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आए
हमने इस बात को ग्राफिकली डिस्कस करते हैं, आई मीन द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डेल्टा टी एफ। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ में मैं एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर को लेता हूं, मैं वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर को लेता हूं। पहले मैं ये ग्राफ ना प्योर लिक्विड के लिए, प्योर सॉल्वेंट उसके लिए प्लॉट करता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, जब मैं इसको प्योर सॉल्वेंट के लिए अप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये ए, बी और सी, ये कर्व आई, ए से बी तक जो हमारे पास प्योर लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है, और एट पॉइंट बी वी हैव टू स्टेट्स, वी हैव सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ दैट प्योर सब्सटेंस। और जब आप बी से सी की तरफ आते हैं, दिस शो द सॉलिड सॉल्वेंट। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस पॉइंट बी से एक्स एक्सिस पे आए, टेम्परेचर एक्सिस पे आए, तो आपके पास ये टेम्परेचर आया T1। दिस वन इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, आई मीन दिस वन इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इस कर्व में जो ए, बी और फिर बी, सी है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, इस कर्व का ये जो बी सी पार्ट है, इसमें द स्लोप, द स्टीपनेस ऑफ स्लोप इज ग्रेटर। ये क्या हमें बता रही है? ये हमें बता रही है कि हाई टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड ज्यादा है और हाई टेम्परेचर पर ये ग्रेटली इंक्रीज करता है। ऐसी ही कुछ बात मैंने आपको वो बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसके सिलसिले में डिस्कस की थी। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास जो कर्व आई ए बी सी, दिस कर्व इज फॉर प्योर लिक्विड, और बी से सी वाला पार्ट जो है दैट इज द सॉलिड सॉल्वेंट। और एक और भी पॉइंट ध्यान में रखना, एट पॉइंट बी जब आप वाई एक्सिस पे जाते हैं तो वाई एक्सिस पर ये जिस पॉइंट को टच करता है दैट इज कॉल्ड पी नॉट। पी नॉट वेपर प्रेशर, पी नॉट, जब पी नॉट आता है तो हम वेपर प्रेशर लेते हैं प्योर सॉल्वेंट का, प्योर लिक्विड का। अब आप काम करें, हम एक और ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। वो कैसे? हम इसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। अब आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर वेपर प्रेशर ग्राफ प्लॉट करें। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक कर्व आएगी, ये कर्व जो है ये डी और फिर ई तक आएगी। तो डी ई कर्व, और फिर ई से आपके पास ये सी तक जाएगी। तो डी ई और फिर ई से सी की तरफ जाती है। दिस कर्व इज फॉर सॉल्यूशन। पहली बात, ये कर्व पहली कर्व से नीचे है, जो शो क्या कर रही है कि सॉल्यूट ऐड करने की वजह से अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। अब इसमें भी ये जो पॉइंट ई आया, पॉइंट ई इज द पॉइंट एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन कोएग्जिस्ट। तो आप इस पॉइंट ई से टेम्परेचर एक्सेस पे आए, तो जब आप टेम्परेचर एक्सेस पे आएंगे, दिस वन इज T2 एंड T2 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, ये बात नोट करनी है, T1 is greater temperature, is higher temperature, while T2 this one is lower temperature. अब आप इसमें E पे अगर आप प्रेशर एक्सेस पे जाएंगे तो यू हैव वेपर प्रेशर एक्सेस पे जाएंगे तो यू हैव अ पॉइंट P, and P is the vapor pressure of a solid and liquid state of solution, and P naught is the vapor pressure of solid and liquid state of solvent. आइए हम इसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पहले मैंने आज तज़किरा किया प्योर लिक्विड का, प्योर लिक्विड, आई मीन पहले मैंने जिक्र किया सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट में मेरे पास जो कर्व आई थी वो कर्व थी ए बी सी, और इस कर्व में मेरे पास जो पॉइंट बी था उस पॉइंट पी पे मेरे पास एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर आया T1। तो T1 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट लिक्विड। इसी तरह मेरे पास इसमें जो BC था दिस फॉर द सॉलिड, और AB जो था दैट इज फॉर द लिक्विड। दूसरी तरफ फिर मैंने इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया, मेरे पास बन गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के लिए जो मेरे पास टेम्परेचर वेपर प्रेशर कर्व आई वो थी D और E।
DE। अब ये जो DE है, इट रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट, आई एम सॉरी, इट रिप्रेजेंट द लिक्विड स्टेट, और आपके पास जो EC आ गया, इट रिप्रेजेंट्स द सॉलिड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें जो पॉइंट E है, दैट पॉइंट E, एट पॉइंट E द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन कोएग्जिस्ट, और इस पर जो आपके पास टेम्परेचर आएगा दैट इज कॉल्ड T2, एंड T2 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपसे कहा था कि T1 ये ज्यादा टेम्परेचर है, इट इज हाई टेम्परेचर एज कंपेयर टू T2। अब काम क्या कर रहे हैं? आमतौर पर हम क्या करते हैं? आमतौर पर हम करते हैं T2 माइनस T1, हम इसे डेल्टा T कह देते हैं। ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस है। क्यों? T2 हाई टेम्परेचर, T1 लोअर टेम्परेचर, तो हायर से लोअर को माइनस करें तो वो डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर आता है। दिस वन इज आवर काम। लेकिन यहां पे और है, यहां पे T1 हाई टेम्परेचर, T2 लोअर टेम्परेचर, तो मैं क्या करूंगा? मैं T1 माइनस T2, यानी दिस वन इज कॉल्ड डेल्टा TF, depression of freezing point. तो depression of freezing point is actually the difference of freezing points of, ये जरा पॉइंट को नोट करना, डेल्टा TF depression of freezing point। तो depression of freezing point is actually, this one is equal to the difference in freezing points of T1, freezing point of solvent and freezing point of solution। तो दोनों का डिफरेंस ले लो, दैट इज कॉल्ड डेल्टा TF। और ये सारी की सारी बातें हम किससे मालूम करते हैं? ग्राफ से। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, मेरे पास है रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड डेल्टा TF, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है। मैं पहले ना बुनियादी बात आपको समझाता हूं स्टूडेंट। अगर मैं वाटर को बतौर सॉल्वेंट लूं, सॉल्वेंट, और मैं वाटर को सॉल्वेंट लेकर ये डिस्कशन कर रहा हूं, मेरे पास इधर है डेल्टा TF, इधर मैं लेता हूं मोलैलिटी। अगर आप 0.1 मोलर सॉल्यूशन लें तो उसकी डेल्टा TF वैल्यू जो है 0.1 मोलर सॉल्यूशन, और इसकी डेल्टा TF वैल्यू 0.186 है डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं मोलैलिटी बढ़ाकर 1 मोलर सॉल्यूशन कर दूं तो अब इसकी डेल्टा TF वैल्यू 1.86 होगी डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें क्या है, आपने मोलैलिटी कितने टाइम बढ़ाई? 10 टाइम्स, 10 गुना मोलैलिटी बढ़ा दी, तो डेल्टा TF की वैल्यू भी कितने गुना बढ़ गई? ये भी 10 टाइम्स बढ़ गई। यानी कि हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि जितने गुना मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बढ़ाते हैं उतने गुना डेल्टा TF की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में जो रिलेशन आया वो क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। तो मैं लिखूंगा जी डेल्टा TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। लेकिन याद रखना, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होगा जब आप 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। और वो 3 कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन, द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। दूसरी कंडीशन, द सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। तीसरी कंडीशन, द सॉल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये तीनों कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो फिर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें स्टूडेंट, तो आपके पास आएगा डेल्टा TF दैट इज इक्वल टू KFM मोलैलिटी। अब यहां पे KF क्या है? KF ये पहले भी हम डिस्कस करके हैं। KF इज अ कांस्टेंट, इसके 2 नाम आपके साथ शेयर करूंगा, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या स्टूडेंट हम इसे कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एक बार जेहन में रखनी है। अब दो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, जरा जेहन में रखना है। पहली बात, ये जो KF है ना, द वैल्यू ऑफ KF डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। फॉर वाटर, अगर आप वाटर को बतौर सॉल्वेंट लेते हैं, फॉर वाटर द वैल्यू ऑफ KF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन पर मोलल, ये हमारी बुक कहती है। एक तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, KF का यूनिट क्या है? हमारी बुक कहती है कि KF का यूनिट जो है वो है केल्विन
पर मोलल, केल्विन पर मोलल। लेकिन अगर आप ये मोलैलिटी जो है, मोलैलिटी के फर्दर यूनिट लिखें, और आपको पता है कि मोलैलिटी का यूनिट होता है किलोग्राम मोल पर केजी, ये आ गया आपके पास मोल पर केजी। अब ये मोलैलिटी डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब है कि जब ये ऊपर ले जाएंगे तो ये मोल इनवर्स हो जाएगा और केजी इसके इनवर्स। तो आपके पास ये क्या आ गया, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये जो मैंने आपको बताया, ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो हमारी बुक क्या कहती है, हमारी बुक कहती है कि ये जो डेल्टा, ये जो केएफ है, ये जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, इसका ये है यूनिट केल्विन पर मोलल। लेकिन अगर आप मोलैलिटी उसके फर्दर यूनिट लिखें और उन यूनिट्स को यहां अकोमोडेट करें तो आपके पास केएफ के जो यूनिट आ रहे हैं वो केल्विन केजी पर मोल ये आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप केएफ की बजाय केबी की बात करें, जो हम लास्ट एक्शन में पढ़ के हैं, मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या जिसे हमने अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा था, माय डियर स्टूडेंट, उसके भी यही यूनिट आपके पास बनेगा। आगे बढ़े, डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass. One of the application of collective properties, collective property help us to determine the molecular mass of substance. कैसे? अब देखें, मेरे पास है मोलैलिटी, माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको स्मॉल m से जाहिर करता हूं। मोलैलिटी क्या होता है, mass of solute over मोलर मैस ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय, आप ना, मैं यहीं पे बता दूं, हमने ऊपर 1000 लेना है। 1000 इसलिए लेना है क्योंकि मैंने मैस ऑफ सॉल्वेंट इसको ग्राम में ले रहा हूं, चूंकि हमारे पास ना ज्यादातर केसेस में सॉल्वेंट का मैस ग्राम में आता है। अगर किलोग्राम में आए तो ऊपर हम 1 लेते हैं, लेकिन अगर मैस ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में आए तो जितना ग्राम में मैस हो उसको नीचे लिखें और ऊपर आप क्या करेंगे, 1000 करेंगे। अब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं स्टूडेंट कि मोलैलिटी, ये स्मॉल m आ गया, मोलैलिटी मैस ऑफ सोल्यूट W2 ओवर मोलर मैस M2। हम जहां भी 2 लेंगे वो सोल्यूट का तज़किरा होगा, जहां 1 लेंगे वो सॉल्वेंट की बात ही, इनटू ये आपके पास 1000 ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट यानी W1। अब ये आपने रिलेशन लिया है, ये रिलेशन, इस रिलेशन में ये आ गया मोलैलिटी, तो इसका मतलब है मोलैलिटी का ये सारा फैक्टर यहां पुट करो तो आपके पास आ गया स्टूडेंट डेल्टा TF ये वाली साइड, दैट इज इक्वल टू KF क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और मोलैलिटी की जगह पे ये सारा ये आ गया जी W2 ओवर M2 इंटू 1000 ओवर W1। हम क्या जानना चाहते हैं, हम मोलेकुलर मैस जानना चाहते हैं, मोलेकुलर मैस ऑफ सोल्यूट M2। अगर M2 को जानना है तो इसको इधर ले आओ, ये डेल्टा TF इधर नीचे चला जाएगा, तो आपके पास क्या बना, फाइनल आपके पास बना जी M2 दैट इज इक्वल टू KF ओवर डेल्टा TF। KF क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, डेल्टा TF depression of freezing point into 1000 into W2 over W1। माय डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन से रेलेवेंट आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, आपने न्यूमेरिकल और एग्जांपल को सॉल्व करना। हम आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये आ गया मेजरमेंट ऑफ डेल्टा TF यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली आप कैसे मालूम करते हैं, इसके लिए ना हमारे पास 2 मेथड्स हैं स्टूडेंट। एक जो मेथड है उसे हम कहते हैं रास्ट्स मेथड, और जो दूसरा मेथड है दैट इज कॉल्ड बेकमैन्स मेथड। हमारे सिलेबस में स्टूडेंट बेकमैन मेथड इसको डिस्कस किया गया है।
बेकमैन मेथड। तो मैं आपके साथ बेकमैन मेथड डिस्कस करूंगा। इस मेथड में मैं आपको ऑपरेटस, फिर प्रोसीजर और एंड पे हम कैलकुलेशन का तज़किरा करेंगे। मैं ऑपरेटस से आगाज करता हूं। बेकमैन मेथड में जो ऑपरेटस है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। कौन कौन से पार्ट्स? इसमें मेरे पास ये पहले जो है ना, नंबर 1 पे माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास है फ्रीजिंग ट्यूब। दिस फ्रीजिंग ट्यूब हैज अ साइड आर्म, इट इज फिटेड विद बेकमैन थर्मोमीटर एंड स्टीरर। ये बातें आपने नोट करी है। द सेकंड वन इज, दिस वन इज एन आउटर लार्ज ट्यूब, और इस आउटर लार्ज ट्यूब के अंदर हम ना वो फ्रीजिंग ट्यूब इसको फिक्स करेंगे। अब ये फ्रीजिंग ट्यूब और आउटर लार्ज ट्यूब, इन दोनों के दरमियान एयर जैकेट है, और वो जो एयर जैकेट है वो एक यूनिफॉर्म और स्टीडी रेट ऑफ कूलिंग वो प्रोवाइड करती है। अब तीसरी चीज जो मेरे पास आ गई नंबर 3 पे, वो एक लार्ज जार है विच हैज द फ्रीजिंग मिक्सचर, जिसमें हमने फ्रीजिंग मिक्सचर को रखा। तो इसका मतलब हुआ द ऑपरेटर्स ऑफ बेकमैन मेथड इट हैज 3 पार्ट्स। कौन कौन से देखें। नंबर 1 पे मैंने जिक्र किया, नंबर 1 पे हमारे पास है आ फ्रीजिंग ट्यूब, और इस फ्रीजिंग ट्यूब में 3 बातों को याद रखना है। पहली बात क्या याद रखनी है कि इट हैज अ साइड आर्म। इस साइड आर्म की मदद से हम सोल्यूट ऐड करते हैं ताकि सॉल्यूशन बने। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि इट इज फिटेड विद बेकमैन थर्मोमीटर। मैंने स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में भी बेकमैन थर्मोमीटर का जिक्र किया था कि इट कैन मेजर द टेम्परेचर अप टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.01 केल्विन। वेरी सेंसिटिव थर्मोमीटर, बहुत हसास है। ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होती है, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये वेरी स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर है। तो उस वेरी स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर उसको मेजर करने के लिए हमें इस जैसा सेंसिटिव थर्मोमीटर ही चाहिए। तीसरी चीज जो हमने जिक्र की वो है कि इट इज फिटेड विद अ स्टीरर। नंबर 2 पे दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि एन आउटर लार्ज ट्यूब, बाहर की तरफ बड़ी सी ट्यूब है, उसके अंदर हम फ्रीजिंग ट्यूब को फिट करते हैं। फ्रीजिंग ट्यूब और आउटर लार्ज ट्यूब दोनों के दरमियान एयर जैकेट है जो कि हमें एक यूनिफॉर्म और स्टीडी कूलिंग रेट उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। नंबर 3 वो मैंने अ लार्ज जार का जिक्र किया, और दिस लार्ज जार हैज फ्रीजिंग मिक्सचर, और इस लार्ज जार में हम ये आउटर लार्ज ट्यूब इसको प्लेस करते हैं। प्रोसीजर में कुछ तज़किरा मैं पहले करता हूं। स्टूडेंट, पहले आपने 20 to 25 ग्राम सॉल्वेंट लेना है, लिक्विड लेना है, और आपने उसका फ्रीजिंग पॉइंट मालूम करना है, दैट इज कॉल्ड T1, ये मालूम करना। फिर आपने इस सॉल्वेंट के अंदर बहुत थोड़ी मिकदार में सोल्यूट 0.2 to 0.3 ग्राम सोल्यूट ऐड करना है। यू विल हैव अ सोल्यूशन, और फिर आपने उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नोट करना है। द फ्रीजिंग पॉइंट एट दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड T2। अब आपने क्या करना है, T1 माइनस T2 इट गिव्स अस डेल्टा TF। ये कैसे करना है जरा इसको देखें। मेरे पास बेकमैन मेथड इसका ऑपरेटर सेटिंग है। अब इसमें देखें हम काम क्या करेंगे। हम ना पहले वेरी स्मॉल अमाउंट, मैंने कहा 20 से 25 ग्राम सॉल्वेंट को आपने इनर फ्रीजिंग ट्यूब में लेना है। फ्रीजिंग ट्यूब में लेकर आप उसको लार्ज ट्यूब में रखा हुआ है, और फिर आपने उसको फ्रीजिंग मिक्सचर में रखा। लेकिन एक काम पहले करें, काम आप ये करें कि आप उस फ्रीजिंग ट्यूब उसको डायरेक्ट फ्रीजिंग मिक्सचर में रखें, और आप एक अप्रॉक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट इसको नोट कर लें कि तकरीबन इसके करीब फ्रीजिंग पॉइंट इसका एक्सपेक्टेड है। अब आप उसको दोबारा लार्ज ट्यूब में रखें और फिर उसको ऑपरेटर्स के मुताबिक डील करें। अब आप देखेंगे एक वक्त आएगा कि फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर मौजूद जो लिक्विड है
उसका कुछ हिस्सा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उस वक्त बेकमैन थर्मोमीटर के ऊपर जो रीडिंग आएगी दैट गिव्स अस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब आप काम क्या करें, आप ना इसको बाहर निकाल लें। अब आप इसकी जो साइड आर्म है उधर से 0.2 to 0.3 ग्राम सोल्यूट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट वो ऐड करें। स्टिरर की मदद से अच्छा इसको हिला दें। अब इसको दोबारा अपरेटस को अरेंज करें। अब आप दोबारा देखेंगे एक वक्त आएगा जब इस सॉल्यूशन का कुछ हिस्सा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा दैट गिव्स अस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये T2 हो जाएगा। फिर आपने T1 माइनस T2 दैट गिव्स अस द डेल्टा TF। ये हमारे पास था हाउ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट में हमारे पास कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में हमें ये फॉर्मूला इक्वेशन आनी चाहिए। ये अभी हम पढ़ के भी आए हैं। M2 दैट इज द मोलेकुलर मास ऑफ सोल्यूट एंड KF ओवर डेल्टा TF। KF इज अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट लिया है। और इस तरह आपके पास डेल्टा TF, ये आप इस एक्सपेरिमेंट से मालूम करेंगे। W2 दैट इज द वेट ऑफ सोल्यूट, W1 दैट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये तमाम वैल्यूज जो आपने एक्सपेरिमेंट से जो डाटा कलेक्ट किया उसको इसमें पुट करें, आपके पास मोलेकुलर मास ऑफ सोल्यूट आता है। माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये जानना है एप्लीकेशंस ऑफ कलेक्टिव प्रॉपर्टीज, particularly depression of freezing point and elevation of boiling point। तो आइए इन एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। My dear student, we are going to study the application of collective properties, particularly elevation of boiling point, I mean delta TB, and depression freezing point, that is delta TF। जो हमने इसके एप्लीकेशन दो हम पीछे भी पढ़ के हैं। पहले लेक्चर कलेक्टिव प्रॉपर्टीज के पहले लेक्चर में हमने दो एप्लीकेशन का जिक्र किया था। एक क्या था कि कलेक्टिव प्रॉपर्टीज की जो स्टडी है वो हमारी हेल्प करती है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। और ये लास्ट टू लेक्चर, आज के लेक्चर और पिछले लेक्चर में हम मोलर मास को फाइंड आउट भी किया। दूसरी बात, ये कलेक्टिव प्रॉपर्टीज की स्टडी हमारी हेल्प करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन थ्योरी। तीसरी बात जो आपने ज़हन में रखनी, अ सोल्यूट इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट। ये बात ज़हन में रखनी। मैंने क्या कहा, अ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन, दो काम कर रहे हैं, increases the boiling point of solution and decreases the freezing point of solution। मैं दूसरे अल्फाज में कह सकता हूं, एक बात को अगर ज़हन में बिठाओ तो, a solute in solution increases the लिक्विड रेंज ऑफ अ सॉल्यूशन, लिक्विड रेंज को इंक्रीज करता है। कैसे? माय डियर स्टूडेंट, अगर आप वाटर, प्योर वाटर लें और वाटर की लिक्विड रेंज को देखें, वाटर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट 760 टॉर। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट हुआ और ये बॉइलिंग पॉइंट हुआ। इससे ऊपर वाटर वेपर्स फॉर्म में, इससे नीचे वाटर सॉलिड स्टेट में। तो दिस वन इज द लिक्विड रेंज फॉर वाटर। आज जब वाटर में हम कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलाटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट भी ऐड करते हैं, तो अब क्या होगा, अब सॉल्यूशन की फॉर्म में फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, सॉल्यूशन की फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब ना ये जो सॉल्यूशन बना सॉल्यूट ऐड होने पर, अब ये 0 पे फ्रीज नहीं करेगा, अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लेस देन 0। अब ये 100 पे बॉयल नहीं करेगा,
इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अब इसकी जो लिक्विड रेंज है, लिक्विड रेंज वो इंक्रीज कर गई, वो बढ़ जाती है। तीसरी बात जो ज़हन में बिठानी स्टूडेंट, फोर्थ वन मेरे पास, मैं एथिलीन ग्लाइकोल का जिक्र करता हूं। एथिलीन ग्लाइकोल सेकेंड ईयर में जाके आप इसको स्टडी करेंगे स्टूडेंट। दिस वन इज CH2OH and OH. This one is ethylene glycol. Ethylene glycol is non-volatile. It is non-electrolyte. तो ethylene, तो अब इसमें क्या करना है? ethylene glycol को हम कहते हैं कि this one is an antifreeze. An antifreeze. क्या मकसद, क्या मतलब एंटी फ्रीज? एंटी अगेंस्ट, अपोजिट फ्रीज, यानी जो फ्रीज नहीं होने देता। एक्चुअली जब एथिलीन ग्लाइकोल को आप वाटर में ऐड करते हैं तो ये इट डिलेज फ्रीजिंग। क्योंकि ये फ्रीजिंग को डिले करता है, लिहाजा हम इसे क्या कहते हैं? एंटी फ्रीज। अब एथिलीन ग्लाइकोल ये इस्तेमाल क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये कार का रेडिएटर है। अब इस कार के रेडिएटर में आपने देखा होगा कि वाटर के साथ साथ ना ये एक कलर्ड लिक्विड भी इसमें ऐड किया जाता है। दिस वन इज एक्चुअली द एथिलीन ग्लाइकोल। इसका मकसद क्या है? इसके दो मकासद हैं। इन कोल्ड विंटर इट डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और वाटर जो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये एथिलीन ग्लाइकोल वाला सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। एंड इन हॉट समर, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बॉइलिंग ऑफ वाटर के चांसेस हैं, तो ये क्या करता है? ये एथिलीन ग्लाइकोल जो सोल्यूट है ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, और इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट की वजह से 100 डिग्री या इसके करीब टेम्परेचर पर वाटर बॉयल नहीं करता, लिक्विड स्टेट में रहता है। आई मीन एथिलीन जो है दैट इंक्रीजेस द लिक्विड रेंज ऑफ सॉल्यूशन, जो हमने पहले जिक्र किया। लेकिन आमतौर पर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि एथिलीन इज एन एंटीफ्रीज। आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको 4 पॉइंट समझाए। अब हम आ गए 5th वन पे। 5th वन पॉइंट, मैं सोडियम क्लोराइड की बात करता हूं, मैं कैल्शियम क्लोराइड की बात करता हूं, मैं पोटाशियम नाइट्रेट की बात करता हूं। दीज आर सॉल्ट्स, ये सॉल्ट्स है। और ये क्या करते हैं? ये सॉल्ट्स जो हैं इनको जब आप वाटर में ऐड करते हैं तो ये भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देते हैं। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, माय डियर स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड को हम ना डी आइसिंग एजेंट कहते हैं। डी आइसिंग एजेंट, यानी ये वाटर को आइस में कन्वर्ट नहीं होने देता। जब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं तो ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इतना बहुत कम कर देता है। सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड आर यूज्ड टू रिमूव द स्नो फ्रॉम रोड्स। तो ये स्नो को रोड से साफ करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको सोडियम क्लोराइड को। इसी तरह स्टूडेंट, बाज दफा आइसक्रीम वगैरह, आइसक्रीम को फ्रीज करने के लिए भी हम ये सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम नाइट्रेट का मिक्सचर वाटर में ऐड करते हैं, और ये बहुत ज्यादा कूलिंग प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम आइस वगैरह जो है उसको फ्रीज कर जाते हैं, आइसक्रीम वगैरह को फ्रीज कर जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें एप्लीकेशन ऑफ कलेक्टिव प्रॉपर्टीज उसमें मिलते हैं। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने आखिरी जो है कलेक्टिव प्रॉपर्टी, आई मीन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको स्टडी किया, और साथ ही साथ हमने एप्लीकेशन ऑफ कलेक्टिव प्रॉपर्टीज। इसके साथ ही हमारा ना कलेक्टिव प्रॉपर्टीज का टॉपिक जो है वो वाइंड अप हुआ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपको छोटों से शफकत और बड़ों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।